अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। अश्विनी जी के साथ हमारे ऑलरेडी 3 प्रोग्राम हो चुके हैं, 3 मुद्दों पे। भारत को जो बड़े बड़े इश्यूज का सामना है उसके हवाले से अश्विनी जी हमें लीगल और करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहे हैं, जिसके हवाले से किस तरह प्रॉब्लम क्या है और उसका सुधार कैसे हो सकता है। तो चौथा इश्यू है एनआरसी। अश्विनी जी, वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम, सर। अश्विनी जी, मैं जैसे यहाँ पे लंदन में रहता हूँ, मेरे पास मैं बाहर जाता हूँ, घर पे बटुआ भूल जाता हूँ। रास्ते में पुलिस वाला पकड़ता है, वो कहता है आईडी कार्ड दो। मैं कहता हूँ मैं तो घर पे भूल गया हूँ। तो वो कहता है अच्छा तुम्हारा नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैं नाम बताता हूँ, डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, वो अपने लैपटॉप पे, आईफोन पे या अपने आईपैड पे मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ डालेगा, मेरी फोटो के साथ मेरी पूरी फाइल उसके सामने आ जाएगी। ये होता है डेवलप्ड नेशन में अपने पॉपुलेशन के रिकॉर्ड जमा रखना। ये जरूरी होता है ताकि इसके हिसाब से फिर एलोकेशन होती है, सब कुछ होता है। जैसे कि अभी हमारे मार्च के महीने में इंग्लैंड में सेंसस हुए थे। तो वो सेंसस सिर्फ ये नहीं था कि कितने लोग हैं। हमारे घर पे एक फॉर्म आया था जिसमें हमें, मेरा अलग फॉर्म था, मेरी बीवी का अलग फॉर्म था, मेरे 2 बच्चे जो 18+ हैं उनका अलग था, और छोटे बच्चे का हमारे फॉर्म में था। उसमें एक एक डिटेल डालनी थी कि मेरा नाम क्या है, कहाँ पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए, मेरी बाय बर्थ नेशनलिटी क्या थी, करंट नेशनलिटी क्या है, कब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, जॉब क्या कर रहा हूँ, इनकम कितनी है, धर्म कौन सा है मेरा, लैंग्वेज कौन सी है मेरी, एक एक चीज, एथनिसिटी। वो बाकायदा कॉलम भी दिए हुए थे एथनिसिटी में कि पाकिस्तानी ब्रिटिश, इंडियन ब्रिटिश, श्रीलंकन ब्रिटिश, जमाइकन ब्रिटिश, एक एक चीज डिफाइंड होती है। ये तरक्की याफ्ता कौमों की निशानी है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। और भारत में जब इस पे बात की जाती है तो राना अयूब कहती हैं, आरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमारे कागज तो गुजरात में जल गए थे हमारे। तो किस तरह होगा ये? तो फिर बनाना रिपब्लिक की एक और निशानी आ गई कि बनाना रिपब्लिक में ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं होते। इवन जो बनाना रिपब्लिक करंटली दुनिया में एक मौजूद है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक इदारा है नादरा, नेशनल अथॉरिटी ऑफ डेटाबेस करके कुछ है। मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए यूरोप में, मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया, मैंने रजिस्टर कराया, मैंने कहा ये मेरा बच्चा पैदा हुआ है। नादरा के डेटाबेस में एक एक सिटीजन की डिटेल ऐसे ही मौजूद है जैसे यूके और यूरोप में मौजूद है। भारत ये करे तो भारत फैशिस्ट स्टेट बन जाता है, हिंदुत्व गवर्नमेंट हो जाती है, गवर्नमेंट का एजेंडा है। क्या है ये प्रॉब्लम और कैसे इसको सॉल्व करें? ये प्रॉब्लम वास्तव में जो भारत के लोग हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं। भारत के लोगों को न एनआरसी से कोई दिक्कत है, न भारत के लोगों को एनपीआर से कोई दिक्कत है, भारत के लोगों को न जनगणना से कोई दिक्कत है, भारत के लोगों को न आधार से कोई दिक्कत है। ये पूरा एक जो खेल हुआ है वो घुसपैठियों को बचाने के लिए। भाई किसी भी सरकारी विभाग में एक रजिस्टर होता है, वहां सबके नाम पता लिखे होते हैं, साइन होते हैं वहां पे। आप बाकी तो और छोड़ दीजिए, हम लोग हरिद्वार जाते हैं अस्थि विसर्जन के लिए, वहां पे पता नहीं कितने सालों से लोगों का डिटेल पड़ा हुआ है, कौन कहाँ का रहने वाला, कहाँ का नहीं रहने वाला, वहां पूरा पड़ा हुआ डिटेल। ये जो आपने 2 3 4 नाम लिए, ऐसे यहाँ पे भारत में कम से कम 1000 लोग हैं जो ये तो नहीं कहते हैं घुसपैठियों को बसा दो, ये नहीं कहते हैं कि नहीं घुसपैठियों को यहीं रोक दो, ये नहीं कहते घुसपैठियों को नागरिकता दे दो, लेकिन ये कहते हैं एनआरसी लागू मत करो। तो एक तरीके से वो जो चीज नहीं कह पाते वो इनडायरेक्टली वही कहने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका है रोहिंग्याओं की तरफ से, 2017 में पड़ी थी कि हमको यहाँ रिफ्यूजी का दर्जा दे दिया जाए। उसके बाद 2 4 और उसमें याचिका, टोटल 17 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ से, जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है जी हमको यहीं बसा दो, कोई कह रहा हमको रिफ्यूजी का दर्जा दे दो, कोई कह रहा जी हमको बिजली पानी दे दो, कोई कह रहा हमको फ्री में राशन दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट में भी खेल चल रहा है। उसी
भारत की सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका 2017 से पेंडिंग है आरिफ भाई, जिसमें मेरी पहली मांग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तत्काल भारत के सभी घुसपैठियों को डिटेक्ट करें, उनको डिटेंशन सेंटर में डालें और उनको डिपोर्ट करें। डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट, ये हमारी प्रेयर है। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय पार्टी है, सभी राज्यों की चीफ सेक्रेटरी पार्टी है, और आज तक जो लोग एनआरसी का समर्थन करते हैं ना उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, और जो एनआरसी का विरोध करते हैं ना उन्होंने दाखिल किया है। इसका मतलब हमारी याचिका से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था, मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर मेरी याचिका 2017 से चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, आज 2021 पहुंच चुका है, आज तक जो घुसपैठियों की समर्थक हैं, जो घुसपैठियों के एनआरसी के विरोधी हैं, वो आज तक XYZ, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, या और कैप्टन अमरिंदर हो, वो राज्य बाकायदा मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते तो विरोध करते, लेकिन उनकी विरोध करने की हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ, ऊपर ऊपर कहते हैं एनआरसी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं। मैंने जब 2017 में पीआईएल फाइल किया था, बाकायदा कैलकुलेशन के आधार पर मैंने कहा था कि 5 करोड़ भारत में इस समय घुसपैठिए रह रहे हैं, और वो जो घुसपैठिए रह रहे हैं वो भारत में जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं और बड़े प्लान्ड वे में आए। इसके पहले असम के गवर्नर हुआ करते थे लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा। सिन्हा साहब ने बड़ी एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी थी सरकार को, केंद्र सरकार को, कि किस तरीके से एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग चल रही है। बाकायदा एक पूरा उसका एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है ग्रेटर बांग्लादेश का। उसमें यह है कि असम के कुछ जिले असम के मिलेंगे, कुछ जिले बंगाल के मिलेंगे, कुछ जिले जो है आपके झारखंड का जो कुछ एरिया मिलता है जाके उसके, ऐसा है कि मतलब ये 7 राज्यों को मिला के एक ग्रेटर बांग्लादेश का पूरी कल्पना वहां की गई है बांग्लादेश में, और टारगेट यही है कि इनको हमको कर लेना, और इसीलिए और ज्यादा इन्फ्लक्स चल रहा है। जो आ गए 5 करोड़ वो तो पहुंच ही गए हैं, वो तो जनसंख्या विस्फोट कर ही रहे, वो तो हर साल उस 5 करोड़ में एक दो सब लोग बढ़ा ही रहे। इसके अलावा अभी भी वो मामला रुका नहीं है, इन्फ्लक्स अभी भी हो रहा है। उसमें 2-4 ट्रीटी भी है। सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 2012 में एक ट्रीटी किया था बांग्लादेश के साथ, उसको कहते हैं नॉन लिथल ट्रीटी। अगर आप लोग गूगल करेंगे नॉन लिथल ट्रीटी, मैं आपके दर्शकों से कहूंगा एक बार उसको जरूर देखिए। मतलब सोचिए कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने देश के साथ विश्वासघात किया उस समय की कांग्रेस की सरकार ने, बांग्लादेश के साथ नॉन लिथल ट्रीटी कर लिया। नॉन लिथल ट्रीटी का मतलब यह हुआ कि उधर से कोई भी आएगा, हमारा जो वहां पे बॉर्डर पे तैनात बीएसएफ का जवान है या सीआरपीएफ का जवान है, जो भी है, वो गोली नहीं चलाएगा, वो केवल डंडा से लेकर दौड़ेगा। घुसपैठ माफिया बाकायदा आधुनिक हथियार लेके आते हैं। गौ तस्करों के पास बड़े बड़े वहां मॉडर्न वहां राइफल्स हैं। जो वहां पे रोहिंग्याओं को घुसपैठ कराते हैं वो बड़े पावरफुल हैं, उनके पास आधुनिक AK-56 AK-47 है। और सरकार ने एक नॉन लिथल ट्रीटी करके हमारे सैनिकों का हाथ पैर बांध दिया। तो एक तो ये नॉन लिथल ट्रीटी हो गई जो घुसपैठ में सहायक हो रही है। दूसरा, कहते नहीं हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में, हर फोर्स में 2-4 गद्दार होते ही हैं। अब चूंकि घुसपैठ के लिए बहुत बड़ा पैसा आ रहा है खाड़ी देशों से, अरे भाई बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है, और खाड़ी देशों के साथ साथ वहां पे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी पैसा आ रहा है। जो ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें केवल बांग्लादेश ही नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, बांग्लादेश के अलगाववादी संगठन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बल्कि बाहर के देशों से भी बड़ी फंडिंग हो रही है। फंडिंग ये है कि हाँ, इस बॉर्डर के एरिया के साथ जो स्टेट्स हैं, यहाँ मैक्सिमम आप घुसपैठियों को पहुंचा दो, और जैसे जैसे उनकी संख्या कुछ दिन के बाद बढ़ जाएगी, फिर वहीं से डिमांड होगी। जैसे कश्मीर की डिमांड थी कि नहीं नहीं हम तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, वैसे उन 7 राज्यों से, कुछ एक जिलों से, करीब 20 जिले हैं उन 7 राज्यों के, वो डिमांड करेंगे कि हम भारत में नहीं रहना चाहते, यहाँ पे आप चाहे तो काउंटिंग करा लो, यहाँ ओपिनियन पोल करा लो, हम बांग्लादेश के साथ जाना चाहते हैं। ये पूरी प्लानिंग है ग्रेटर बांग्लादेश। उसमें हमारे जो घूसखोर कुछ
गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो भी शामिल हो चुके हैं, शामिल हो जाते हैं। ये जो फंडिंग हो रही है इसका मॉडल क्या है? पैसा आ रहा है, एक बांग्लादेशी को, एक रोहिंग्या को भारत में अंदर कराने का 10,000 रुपए रेट है। पूरा पैकेज है कि आप एक रोहिंग्या बांग्लादेशी को अंदर करिए, उसका आधार बनवा दीजिए, उसका वोटर आईडी बनवा दीजिए, उसका राशन कार्ड बनवा दीजिए, और उसको आप बस में भर के ले जाके जम्मू छोड़ दीजिए, आप उसको हरियाणा छोड़ पहुंचा दीजिए, आप उसको राजस्थान पहुंचा दीजिए। सबका अलग अलग रेट है। जम्मू पहुंचाने का 10,000 है, हरियाणा दिल्ली पहुंचाने के शायद 8,000 7,000, अलग अलग पैकेज चल रहा है। ये जो बड़ी फंडिंग हो रही है काले धन के जरिए, वो इस देश को बर्बाद करने के लिए हो रही है घुसपैठियों के द्वारा। और ये जिनका आपने नाम लिया, ये जो दिन भर सोशल मीडिया में एनआरसी का विरोध करने वाले लोग, इनकी भी प्रॉपर्टी की जांच होना जरूरी है। मेरी भी जानकारी में आया है कि बहुत बड़े पैमाने पे इन लोगों को कैश, ब्लैक मनी से हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है भारत में एनआरसी का विरोध करने का। तो कई फ्रंट पे काम हो रहा है। जो घुसपैठ माफिया घुसपैठ करा रहे, भारत के तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स, तथाकथित पत्रकार, तथाकथित बुद्धिजीवी, उनको फंडिंग हो रही है कि आप यहाँ एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखिए कि नहीं, अगर एनआरसी आ जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता खतरे में हो जाएगी। क्यों खतरे में हो जाएगी मुसलमान की नागरिकता? जो मुसलमान भारत में पैदा हुआ, जो मुसलमान भारत में रहा, उसकी तो पूरी ट्रेल निकल आएगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे उसके पास आधार होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, नहीं तो राशन कार्ड होगा, नहीं तो कभी मिट्टी का तेल लेने गया होगा, वहां उसका रिकॉर्ड, कुछ भी कुछ, तहसील में रिकॉर्ड होगा, थाने में रिकॉर्ड होगा, स्कूल में रिकॉर्ड होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो रिकॉर्ड निकलेगा। ऐसा कैसे हो जाएगा कि भारत में आदमी पैदा हुआ 1947 में, भारत में उसकी शादी विवाह हुआ, भारत में उसके रिश्ते नाते हुए, भारत में उसका ननिहाल है, सब कुछ भारत में है, इसके बाद उसके पास कोई कागज नहीं, कोई ट्रेल ही नहीं मिल रही है। तो वास्तव में ये जो एनआरसी का विरोध है वो वही लोग कर रहे हैं जिनको बाहर से बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है। इसीलिए कोई लेख लिख रहा है एनआरसी के खिलाफ, कोई एनआरसी के खिलाफ ट्वीट कर रहा है, कोई एनआरसी के खिलाफ फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है, ब्लॉग लिख रहा है, कोई सीधे सीधे एनआरसी के खिलाफ धरने में शामिल हो जा रहा है, कोई एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में आ जा रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा मैटर है वो भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी। वो जो मेंटेलिटी है, वो जो पैसा आ रहा है, जो फंडिंग हो रही है, वो उसी के जरिए चल रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं और भाई, सिमी हो या पीएफआई हो या पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठन है या घुसपैठ माफिया है, वो चाहे घुसपैठ माफिया असम में रहता है या बंगाल में रहता है या झारखंड में रहता है। अब तो दिल्ली के घुसपैठ माफियाओं के अखबारों ने छापा हुआ कि दिल्ली में किस तरीके से माफिया है, जो पूरा नेक्सस उनका चल रहा है। जम्मू में लोग बैठे हुए हैं जो वहां के घुसपैठियों को बाकायदा राशन पानी दे रहे हैं। इनकी जब तक फंडिंग नहीं तो रोकी जाएगी, जब तक इनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी ब्लैक मनी और हवाला की, तब तक ये काम करते रहे। सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए बना हुआ है ये ब्लैक मनी, जो इनको फंडिंग हो रही है। अच्छा, दूसरा, भाई आप, एक तो चलो ठीक है एनआरसी हमारे पास कोई कागज नहीं, ये बात तो कहीं गले नहीं उतरती है। और अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास दुनिया भर के और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो भी आपने कहीं खरीदे होंगे, कहीं कुछ न कुछ तो लिया ही होगा, उसका भी कुछ लिंक निकल के आएगा। आप किससे बात करते हैं वो लिंक निकल के आएगा। तो लिंक निकालना बहुत आसान है। जब एनआरसी लागू होगी, हमें उसमें एक ही खतरा दिख रहा है, वो है हमें जो खतरा दिख रहा है वो असम की एनआरसी से दिख रहा है। असम की एनआरसी लागू हुई आरिफ भाई, लेकिन वो फेल हो गई। सरकार कह रही हम दोबारा फिर से एनआरसी लागू कराएंगे, और उस फेल होने के एनआरसी का मेन कारण ही है वहां पे करप्शन। जो असम के मूल नागरिक थे वो तो बड़े निश्चिंत थे, भाई हम तो असम के रहने वाले, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा नाम तो आएगा आएगा एनआरसी के रजिस्टर। वो आराम से घर बैठे रहे। लेकिन जो घुसपैठिए थे, जो घुसपैठ माफिया थे, जो घुसपैठियों की दलाली करते थे, उन्होंने पूरा नेक्सस क्रिएट किया। उसमें कई सारे लेखपाल पकड़े गए, कई सारे कानूनगो पकड़े गए, कई सारे पटवारी पकड़े गए, सब पकड़ में आए हैं। लेकिन असम की एनआरसी फेल होने का सबसे मेन कारण था घूसखोरी। घुसपैठिए घूस देके तो आए,
अब उन्होंने घूस दे के क्या किया कि 1000-2000 रुपए दिया, आधार बनवा लिया। आपका अगर आधार बन गया, इस बीच में सरकार ने चूंकि ये जनधन योजना शुरू किया था जो बैंक में खाता खुलवाने वाली, उसमें ठीक से बहुत स्क्रूटनी हुई नहीं, चूंकि आदेश था सबका खाता खोलो खाता खोलो, घुसपैठियों को बढ़िया मौका मिल गया, उन्होंने थोड़ा और पैसा लगाया, बैंक में खाता खुल गया। अब जब आधार हो गया, बैंक में खाता खुल गया, थोड़ा सेटिंग कर लिया, नीचे लेखपाल को, कानून को, पटवारी को जो गांव में आते हैं, थोड़ा उधर सेटिंग कर लिया, उनका राशन कार्ड भी बन गया। जब राशन कार्ड बन गया, जनधन खाता खुल गया, आधार बन गया, थोड़ी सी और कोशिश किया, जो बीएलओ आते हैं, जो टीचर्स की ड्यूटी वगैरह लगती है, जो वोटर लिस्ट में कैलकुलेशन करने आते हैं, उनको भी कुछ पैसे दे दिए और वहां से सेटिंग हो गई, उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया। और वैसे भी इस देश में तो इलेक्शन है, वो इलेक्शन जैसे इलेक्शन में धांधली होती है आपकी प्रधान में और पार्षद में, वैसे होती है विधायक सांसद में। वोट सबको चाहिए, जैसे सांसद को वोट चाहिए, वैसे विधायक को चाहिए, वैसे पार्षद को चाहिए, वैसे प्रधान को चाहिए। तो जहां घुसपैठिए ज्यादा थे, वहां पे इलेक्शन जीतने के चक्कर में जो लोकल नेता थे, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। उन्होंने घुसपैठियों को डॉक्यूमेंट बनाने, हालांकि फ्री में नहीं बनाया, पैसा लेके बनवाया, लेकिन पैसा ले लेके जो लोकल प्रधानी का इलेक्शन लड़ते हैं या पार्षद का इलेक्शन लड़ते हैं, उन लोगों ने देश के साथ गद्दारी किया और घुसपैठियों के सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दिए। हालांकि एनआरसी आएगी तो ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें तो फिर ये देखा जाएगा ना कि आपके पास 70 के दशक में आप कोई एक सबूत दिखाइए, 75 के दशक में कोई एक ट्रेस करिए, वो तो ट्रेस हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में असम में क्या हुआ कि सारे घुसपैठियों के पास डॉक्यूमेंट हो गए। बीच में एक योजना आई वो बिजली देने वाली, उसका फायदा घुसपैठियों ने उठा लिया कि बिजली के कनेक्शन ले लिए, अब उनके पास बिजली का बिल का प्रूफ आ गया। और सबसे बड़ा जो घुसपैठियों को फायदा हुआ वो इस पैंडेमिक में हुआ। इस पैंडेमिक में मानवता के नाम पे सरकार ने बिना जांचे परखे सबको राशन देना शुरू किया। मैं दिल्ली का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, करीब 12 लाख घुसपैठिए यहां रहते हैं दिल्ली। दिल्ली सरकार ने खजाना खोल दिया, दिल्ली सरकार ने आंख बंद करके राशन दिया। 2020 वाला जो पहला वाला फेज आया था कोविड का, उसकी बात करता, और आंख बंद करके उन्होंने राशन दिया। चूंकि आम आदमी पार्टी के लोगों को वोट भी चाहिए होता है, तो जो उनके नीचे के कार्यकर्ता थे वो पकड़ पकड़ के ले आके सबको राशन दिए और बाद में सबका वो राशन कार्ड बनवा दिया। अब जिनके पास इस महामारी में, कहते हैं ना, इस आपदा में जो सबसे बढ़िया अवसर मिला है वो घुसपैठियों को मिला है कि पूरे देश में, वो यूपी में हो या बिहार में और झारखंड में, बंगाल में, आज के डेट में कोई ऐसा घुसपैठिया नहीं बचा है जिसके पास कम से कम राशन और राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं होती। अब जब एक बार राशन कार्ड आ गया, फिर तो ये वो चेन बन जाएगी, राशन कार्ड से आधार, फिर दोनों मिला के ड्राइविंग लाइसेंस, फिर तीनों मिला के वोटर आईडी, फिर तीनों मिला के बैंक में खाता, ये पूरी ट्रेल बन जाती है। तो अब एनआरसी लागू करना आसान नहीं होगा, उनकी पहचान करना, क्योंकि वो लेके आएंगे कहीं हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट, और उनको कवर करने के लिए ये सेकुलर लिबरल नेता और लेखक बुद्धिजीवी पहले बैठे हुए, अखबारों में लेख लिखने के लिए, ट्वीट करने के लिए, फेसबुक ले, अरे देखो वो फला आदमी को जो है घुसपैठिए बता दिए, उसके पास तो 4 डॉक्यूमेंट था। इतना दिमाग, इतना आदमी, आम जनता कहां पढ़ती है को 4 डॉक्यूमेंट 2020 में बना, या 2019 में बना, या 2018 में बना। वो तो कहेगा देखो हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट है। इतना कोई दिमाग लगाएगा नहीं, इसका डॉक्यूमेंट तो अभी बना, इसी कोविड के टाइम में बन गया, इसने फायदा उठा लिया कोविड का। ये एक बड़ी समस्या आ गई। मेरी पीआईएल 2017 से चल रही है, मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूं। मुझे जो एक खतरा यही नजर आता है, अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया तो जैसे असम में एनआरसी फेल हो गई, ऐसे ही आपकी एनआरसी पूरे देश में फेल हो गई। अभी यहाँ पे मुजफ्फरनगर में तो बाकायदा टीचर पकड़े गए, उन्होंने, वो टीचर की ड्यूटी लगती है ना ये लिस्ट बनाने, वोटर लिस्ट बनाने में, उन्होंने 3-3 हजार रुपए लेके बांग्लादेशियों के वोटर लिस्ट में नाम डाल दिए। आधार उन्होंने कहीं बनवा लिया, राशन कार्ड कहीं बनवा लिया, और जो टीचर गए ड्यूटी उनको 2-2, 3-3 हजार रुपए दे दिए, उन्होंने उस पर नाम डाल दिए। और फिर हमारे देश में तो सत्ता चाहिए, सत्ता के सारे भूखे हैं यहाँ पे, सारे सत्ताजीवी, सारे वोट जीवी हैं, चाहे वो प्रधानी का इलेक्शन लड़ते हो चाहे पार्षद का। अब जिस गांव में या जिस मोहल्ले में 50 घुसपैठिए रहते हैं, भले ही वो चाहे वो कबाड़ बीनने काम कर रहे हैं, कूड़ा उठाने काम कर रहे हैं, वो जाके मिलते हैं, साहब देखो हम तो यहाँ रह रहे हैं, अब बस हमारा वोटर आईडी बनवा दो, हम आपको वोट दे देंगे।
वो अपने जीतने के चक्कर में, प्रधानी जीतने के चक्कर में या पार्षदी जीतने के चक्कर में वो देश के साथ गद्दारी करता है, थोड़ा पैसे लेता है, थोड़ा खिलाता पिलाता है। अब जो 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 प्रधान का इलेक्शन लड़ते हैं, पार्षद का इलेक्शन लड़ते हैं, वो इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि वो लोकल लेवल पे, वहां पे जो लोकल एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो लेखपाल है या कानून वो है या पटवारी है, उनके साथ उनके संबंध होते हैं। कुछ पैसा खुद रख लेते हैं, कुछ पैसा वो लेखपाल पटवारी खिला देते हैं और उनको राशन कार्ड बनवा देते हैं। और फिर जब राशन कार्ड बन गया तो मैंने आपको बताया पूरी चेन बन जाती है। इसलिए भारत में एनआरसी, पूरे देश में एनआरसी तभी सफल हो सकती है जब हम करप्शन को खत्म करें। और करप्शन को खत्म करने का जो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका कि आप कैश लेन देन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। भारत में 150 करोड़ रहते हैं राजीव भाई, 150 करोड़ में 125 करोड़ लोगों के पास आधार है। सरकार खुद एडमिट कर रही है कि 80 करोड़ यहां गरीब है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। इसका मतलब 80 करोड़ लोग पर डे 55 रुपए से कम कमाते हैं। ये तो वही आंकड़ा बता रहा है। 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में राशन देने का मतलब कि 80 करोड़ लोग 55 रुपए से कम कमाते हैं। और सर्वे भी कहता है कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो जब 100 रुपए से पर डे कम खर्च करते हैं तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत क्या है भाई? 80% लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं पर डे। जो 20% लोग 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भीम है, यूपीआई है, दुनिया भर के और तरीके हैं उनके पास ट्रांजेक्शन। वो 20% तो कैसे भी अपना ट्रांजेक्शन कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए से अगर नोट, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे तो लगभग लगभग 20 से 25% करप्शन तुरंत खत्म हो जाएगा। दूसरा, चूंकि अब 125 करोड़ आधार बन चुका है और जब से मोदी जी आए हैं तब से पूरा डिजिटलाइजेशन भी हो चुका है, लगभग लगभग आपका एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई गांव गांव पहुंच चुका है, लोग कैश लेने भी लग चुके हैं। तो अब केवल एक कानून बना के कैश ट्रांजेक्शन की जो अपर लिमिट है उसको हमें सेट करने की जरूरत है। इसको आप जरा समझिए, कोई भी घूसखोर हो, वो लेखपाल जो घूस लेके वोटर आईडी बनाता है, या पटवारी जो घूस लेके राशन कार्ड बनाता है, या जो भी व्यक्ति है, वो पैसे को खाता नहीं है। वो उस पैसे से लग्जरी चीजें खरीदेगा, कार खरीदेगा, मोबाइल खरीदेगा, आईफोन खरीदेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा। जब आपने सेट कर दिया कि 5,000 रुपए से महंगी चीज तो आप कैश में आप ले नहीं सकते, तो उस पैसे को जो ले रहा करेगा क्या? खाएगा थोड़ी। खाने में इतना, नॉर्मल दूध खरीदने और चावल खरीदने में इतने पैसे नहीं खर्च करते होते। ये जो घूसखोर होते हैं लग्जरी चीजें खरीदते हैं। और बाय द वे वो खरीदेगा तो सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएगा। वो जितनी बार डिजिटल ट्रांजेक्शन करेगा उतनी बार सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएगा। सरकार को पता चल जाएगा कि फला लेखपाल, फला पटवारी या फला टीचर या जो भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इसकी साल की तनख्वाह तो टोटल जो है 6 लाख रुपए है और उसने साल भर में खरीदारी कर लिया 20 लाख की, तुरंत पकड़ में आ गया। तो करप्शन खत्म करने के लिए जो सबसे पहला जरूरी है कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो, जिसकी आज की जरूरत नहीं है। दूसरा, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो। और तीसरा, ये जो करप्ट लेखपाल, पटवारी, बाबू होते हैं, ये करते क्या है? ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फ्लैट खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, मर्सिडीज खरीदेंगे, लग्जरी गाड़ियां खरीदेंगे। जैसे ही हमने ये कर दिया कि 50,000 रुपए से जितनी भी महंगी चीजें हैं वो सब आधार से लिंक हो जाएंगी, तो सरकार को भी पता चल जाएगा कि यार ये साल में कमाता 6 लाख है और हर साल ये जो है 5 साल में कमाया इसने 30 लाख और 5 साल में इसने प्रॉपर्टी खरीद लिया जाए 2 करोड़, तो तुरंत उसके पास भी, सरकार के पास तुरंत आ जाएगा। और कानून आपने बना दिया भाई, काला धन, बेनामी प्रॉपर्टी 100% सीज होगी और जिसके पास आय सारी संपत्ति होगी उसको लाइफ टाइम दे देंगे। तो ये रिफॉर्म बहुत जरूरी है, ये डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है, रिफॉर्म जरूरी है। पिछली बार जो हुआ नोटबंदी 2016 में, उसका इफेक्ट इसलिए नहीं आ पाया कि वो नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली हो गई। 500 रुपए के बदले 500 की नई नोट मिल गई, 1000 की नोट बंद हुई तो 2000 की नोट मिल गई। तो पैसा सारा जो ब्लैक मनी था वो घूम के सिस्टम में आ गया। अगर उस समय नोटबंदी हुई होती कि भाई अब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो गई है, अब ये बंदी रहेगी, अब चलेगी नहीं, तो करप्शन काफी कम हो गया होता। जब करप्शन कम होगा, घूसखोरी कम होगी, तो आपकी घुसपैठ भी कम होगी। अगर घुसखोरी बंद होगी तो जो घुसपैठियों के पक्ष में
ये ट्विटर पे बयानबाजी करते हैं, जो लेख लिखते हैं, सोशल मीडिया में लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, ये भी बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं ये जितने दिल्ली में तथाकथित बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, लेखक बुद्धिजीवी, ये सब कोई 3 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है, कोई 5 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है, नौकरी नहीं है, दिन भर केवल ट्वीट करते हैं, लेकिन 5-5 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं। मैं तो 2-4 ऐसे जर्नलिस्ट को जानता हूं, एंकर्स को जानता हूं, जिनकी नौकरी छूट गई 4-5 साल से। उनके पास लेकिन आज भी कम से कम 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 2-4 मैं ऐसे एडिटर को जानता हूं जिनका यहाँ पे फरीदाबाद में और गुड़गांव में फार्म हाउस है उनका। उनकी तनख्वाह पूरी जिंदगी की तनख्वाह मुश्किल से होगी शायद 2 करोड़ होगी, लेकिन फार्म हाउस उनके पास 200-200 करोड़ के। तो जब ये ब्लैक मनी आता है तो ये ब्लैक मनी कई तरीके से इफेक्ट डालता है। और बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको दुबई से फंडिंग होगी, खाड़ी देशों से फंडिंग होगी, तो आपको यहाँ पे देशभक्ति करने के लिए फंडिंग नहीं होगी, उनका एजेंडा होगा। फ्री में तो कुछ नहीं होता। चाहे वो चाइना से पैसा आएगा, चाइना अपना एजेंडा चलवाएगा, पाकिस्तान से पैसा आएगा अपना एजेंडा चलवाएगा, खाड़ी देशों से आएगा अपना एजेंडा चलवाएगा, पश्चिम देशों से आएगा वो अपना एजेंडा चलवाएंगे। तो इस देश में जब तक घूसखोरी नहीं बंद होगी, जब तक काला धन नहीं बंद होगा, जब तक हवाला नहीं बंद होगा, जब तक भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा, तब तक एनआरसी सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए एनआरसी के पहले, पूरे देश में एनआरसी लागू करने के पहले करप्शन खत्म करना बहुत जरूरी। अश्विनी जी, आपने कहा नोट 100 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंग्लैंड इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है, 50 पाउंड से बड़ी नोट नहीं है हमारे पास। ओ हमारे जी जी पास 5 जी। पाउंड की नोट है, 10 पाउंड की नोट है, 20 पाउंड की नोट है और 50 पाउंड सबसे बड़ी नोट है। इससे बड़ी नोट यहाँ पे है नहीं। वरना यहाँ आपके यहाँ तो आपने बताया आंकड़े कि 100 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाले 80% से ज्यादा लोग नहीं है। यहाँ तो बड़ा देश है, यहाँ पे तो हर आदमी खुशहाल है और बहुत खर्चा होता है, लेकिन 50 पाउंड से बड़ी नोट हमने नहीं देखी, यहाँ पे है ही नहीं। और 50 पाउंड की नोट भी हमें कभी साल में एक आध बार नजर आ जाती है किसी के पास। 20 पाउंड, 10 पाउंड, 5 पाउंड ये नोट यहाँ पे चलते हैं। ज्यादातर ट्रांजैक्शन बैंक कार्ड से होती है और हर जगह हमारा कार्ड चलता है। बस में भी जाओ तो कार्ड टच किया, बस वो हो गया। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके यहाँ जब बात होती है एनआरसी की तो एक एक्सक्यूज दिया जाता है, जिसका आपने भी अपने कल के प्रोग्राम में जिक्र किया था, कि भारत में 25% लोग घरों में पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में पैदा नहीं होते, और उनके कागज एज सच नहीं बनते। आपने भी जैसे कि बताया, जब तक हाई स्कूल नहीं पहुंचता वो इसकी कोशिश भी नहीं करते। तो लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं 100 साल पहले या 50 साल पहले, उनके कागज हम कहाँ से लाएं, ये वो। मैंने जब ये भारतीय पॉलिटिक्स और भारतीय उसमें आगे आया तो 2 साल पहले की बात है, मैंने एक बार ट्विटर पे डाला कि मुझे चेक करना है कि हमारे पुरखों में कब कन्वर्जन हुआ था, और हमारे पुरखे तो हिंदू थे, वो मुसलमान कब हुए, तो इसको मैं कैसे चेक करूं। तो बड़े लोगों ने मुझे कहा कि हमारे भारत में मंदिरों में जन्म कुंडलियां होती हैं, और आप अपने पुरखों के इलाके में जाएंगे तो मंदिर आपको आपके पूरे जन्म पत्री बता देगा कि कौन कहाँ है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि भारत के हर गली में एक मंदिर है, हर गांव में एक मंदिर है, तो मंदिर में जब सारा रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर ये एक्सक्यूज देने वाले किस बुनियाद पे एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पुरखों के पास कागज नहीं। मैंने आपको हरीफ भाई बताया कि आप कभी अपने गांव तो छोड़ दीजिए, वहां गांव में तो मिलेगा मिलेगा, हरिद्वार में आपको मिल जाएगा। जैसे आप अपना गांव बताओगे और अगर आपको 4-5 पुरानी पीढ़ियों का नाम कुछ आइडिया आप दे दोगे, आपको हरिद्वार में बता देंगे कि भाई फला आपके थे। तो ये यहाँ पे कोई, अच्छा दूसरा, चलो ठीक है मान लीजिए वो 200 साल पहले मुसलमान हो गए, 300 साल पहले मुसलमान हो गए, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो भारत में पैदा हुए। अरे अगर वो भारत में पैदा हुए और 300 साल से भारत में रह रहे हैं तो ससुराल भी भारत में ही होगी। फिर तो सास ससुर या वहां से जो ननिहाल है वहां से कोई गवाही दे देगा हाँ भाई ये तो हमारे ससुराल भी। या सड़वान होगा, या बहन की शादी हुई होगी, उस गांव का प्रधान और वहां के लोग, लोकल लोग आपको जानते होंगे। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप भारत में रह भी रहे हो 1947 के बाद से, और भारत में ना आपको प्रधान जानता है, ना वहां का लोकल विधायक जानता है, ना वहां का पार्षद जानता है, आपकी ससुराल भी नहीं, आपके बहन बेटी, आपकी मतलब लड़कों की भी ससुराल नहीं,
आपकी बेटियों का भी ससुराल नहीं, कुछ है ही नहीं है। अरे जब कुछ नहीं है तो फिर तो पक्का घुसपैठ ही है, बात खत्म हो गई। जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं भारत में, कोई नातेदार नहीं, उसको वहां पे लोकल कोई जानता भी नहीं है, तो घुसपैठ ही है। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अश्विनी जी, पाकिस्तान में जब ये नादरा नामी इदारा कायम हुआ रजिस्ट्रेशन का, और उसमें सबके फिंगरप्रिंट्स और एक एक चीज मौजूद है, पूरा डेटाबेस है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई अफगान टेररिस्ट या तालिबान का या अलकायदा का पाकिस्तान में मारा जाता है या पकड़ा जाता है, तो वो नादरा से उसका डेटाबेस मिल जाता है, कहाँ इसके पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था, इसके पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट था। जब ये नादरा बना था तो पाकिस्तान में किसी ने मुखालफत नहीं की, हालांकि पाकिस्तान में इतना अफगानी और बंगाली इलीगल रहता है, वहां पे किसी ने मुखालफत नहीं की। तो भारत में ये जो इतनी ओपोजिशन है, जिसकी आपने डिटेल बताई कि जाहिर है इसकी वजह करप्शन है और वो घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कैसे खत्म किया जाए, मतलब उनकी उस ओपोजिशन को कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जाए? देखिए यहाँ पे टोटल लड़ाई सत्ता की है। वो सत्ता के लिए आज की डेट में लोग किसी भी कीमत पे जाने के लिए तैयार हैं, वो देशद्रोह करने के लिए तैयार हैं, विदेशी शक्तियों का हाथ देने के लिए तैयार हैं, घुसपैठियों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, किसी भी कीमत। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ तो वोट काउंट होती है। अब बंगाल में ममता बनर्जी जी घुसपैठियों के साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको घुसपैठियों को वोट मिलती है। वो नहीं चाहती वहां एनआरसी लागू हो, क्योंकि एनआरसी लागू होगा तो कम से कम 1-1.5 करोड़ के आसपास तो बंगाल में घुसपैठिए निकल आएंगे। तो 1-1.5 करोड़ उनकी वोट जो मिल रही है वो कम हो जाएगी। इस बार तो लोग बता रहे हैं कुछ घुसपैठिए वहां जीत भी गए हैं, शायद विधायक भी बन गए, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अभी तो उसका वेरिफिकेशन होना बाकी है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका इलाज डेमोक्रेटिक कंट्री में, आरिफ भाई, जो विरोधी है, जो सत्ता के लिए उसको चाहिए किसी भी कीमत पे, और जो राष्ट्रवाद से नफरत करता है, राष्ट्रवादियों को हटाना चाहता है, मोदी सरकार को हटाना चाहता है, मोदी जी से नफरत है या बीजेपी से नफरत है या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल जी की विचारों से नफरत है, वो तो कुछ न कुछ करेगा। लेकिन सत्ता में रहते हुए ये हमारी ड्यूटी है कि अब हम केवल उनकी पोल खोलना करते रहे, उनकी केवल निंदा न करते रहे, उनको केवल एक्सपोज करते रहे। ये हमारा अभी टाइम चला गया। अब भारत में सोशल मीडिया इतना इफेक्टिव है कि मुझे लगता है किसी को एक्सपोज करने के लिए कुछ बचा नहीं है। सब सबकी रियलिटी जान गए, आम कॉमन मैन भी जान गया। अब सरकार को या सत्ताधारी दल होने के नाते हम सबको अब वो एक्सपोजर के चक्कर में छोड़ देना चाहिए। रोज इनकी पोल खोल कराओ, रोज ट्विटर पे ट्रेंड कराओ, इनके खिलाफ उनके खिलाफ। अब हमें सीधे सीधे पॉजिटिव उस पर जाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया तरीका ये, हम इस देश में जैसे जैसे करप्शन खत्म करेंगे वैसे वैसे देश विरोधी ताकतें कमजोर हो जाएंगी। जितना ज्यादा यहाँ करप्शन होगा, देश विरोधी ताकतें उतनी मजबूत होगी। जितना यहाँ पे काला धन का आता रहेगा उतनी ज्यादा देश विरोधी ताकतें मजबूत होती रहेंगी। जितना हवाला से यहाँ काम चलता रहेगा उतनी देश विरोधी ताकतें मजबूत होती रहेंगी। अब अगर आपको करप्शन खत्म करना है तो जैसे मैंने आपको कहा कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 500 रुपए 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 50,000 रुपए से महंगी आधार से लिंक करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कठोर कानून बनाना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में कठोर कानून बने हुए हैं, इवन सिंगापुर में है, यूएस में है। आपके पास अगर काला धन मिला, आपके पास बेनामी प्रॉपर्टी मिली तो 100% सीज होगी और आजीवन कारावास दिया जाए। हमारे देश में आजीवन कारावास की सजा का कोई प्रावधान ही नहीं। 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला करने वालों को भी आजीवन कारावास देने का कोई प्रावधान नहीं है। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वालों के लिए भी कोई प्रावधान नहीं। 70,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वालों के लिए भी उनकी 100% प्रॉपर्टी सीज करने और आजीवन कारावास देने का प्रावधान नहीं है। जिस दिन इस देश में पुलिस रिफॉर्म होगा, इलेक्शन रिफॉर्म होगा, जुडिशियल रिफॉर्म होगा, और ये मैंने आपको जो 4-5 स्टेप बताया कि नोट बंद होगी, कैश ट्रांजेक्शन पे बैन लगेगा, ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, वो चाहे लेखक है या बुद्धिजीवी है या आंदोलन जीवी है, ये खुद ब खुद देश छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए सरकार में हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम इनको चिट्ठी लिखना, इनकी निंदा करना कि तुम्हारे फला विधायक ने ये कह दिया, तुम्हारे फला विधायक ने ये कह दिया, ये अब कोई
हम सत्ता में रहने के कारण ये हमारा काम नहीं है। सत्ता का मतलब कि हर प्रॉब्लम की रूट काज एनालिसिस, हर प्रॉब्लम की वाई वाई एनालिसिस, जैसे जापान में कहते हैं 5W एनालिसिस, वाई वाई एनालिसिस, हर प्रॉब्लम की रूट काज एनालिसिस करके उस पर तुरंत एक्शन लेना। और सांसदों का तो कार्य ये सड़क ठीक कराना और बिजली की लाइट लगवाना और खंभे गड़वाना और पार्क में पेड़ लगवाना और पार्क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट लगवाना थोड़ी है। ये काम तो पार्षद प्रधान का है। दुर्भाग्यवश हमारे सांसद वही काम कर रहे हैं जो पार्षद प्रधान करता है। सीढ़ियां लगवा रहे हैं तो ये बनवा रहे हैं तो वो बनवा रहे हैं। अरे भैया, सांसदों का काम है देश में अच्छे अच्छे कानून बनाना, दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे कानूनों को एग्जामिन करना, पढ़ना और भारत में कानून बनाना। अगर हम फ्रांस से हजारों करोड़ रुपए देके राफेल खरीद सकते हैं तो फ्रांस के अच्छे कानूनों को मुफ्त में क्यों नहीं लागू कर सकते? फ्रांस तो विरोध नहीं करेगा। अगर हम रूस से सुखोई खरीद सकते हैं हजारों करोड़ रुपए देके, तो रूस के जो अच्छे कानून है उनको हम भारत में क्यों नहीं कॉपी कर लेते? रूस तो कभी विरोध नहीं करेगा। यूएस से हम असॉल्ट राइफल, डसॉल्ट राइफल खरीद सकते हैं, हजारों करोड़ के सामान और खरीद सकते हैं, तो यूएस के अच्छे कानून को हम क्यों नहीं ले सकते? सिंगापुर से दुनिया भर के करोड़ों के सामान हम हर साल खरीदते हैं, सिंगापुर की जो एंटी करप्शन पॉलिसी उसको भारत में क्यों नहीं लागू कर देते? सिंगापुर में तो नियम है, आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति के नाम एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, एक व्यक्ति के नाम एक से ज्यादा कार नहीं हो सकती। हम उस पॉलिसी क्यों नहीं लागू कर देते? यहाँ पे एक एक जो है जमाखोर, मिलावटखोर, कालाबाजारी करने, एक एक गद्दारों के पास 10-10 गाड़ियां, एक एक जासूसी जो करते हैं जासूसी करके मर्सिडीज से घूम रहे हैं। तो अब सरकार में होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब वो हम निंदा करना, चिट्ठी लिखना, तो ये और निंदा करना, ट्विटर पे ट्रेंड कराना, ये जमाना चला गया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। हमने 7 साल में पोल खोल अभियान चलाया, खूब पोल खोला। उसका फायदा ये हुआ कि जनता जागरूक हो गई, कांग्रेस एक्सपोज हो गई, एंटी नेशनल्स एक्सपोज हो गए, ये बरखा, अरफा, जो इतने और भी नाम है ये सारे एक्सपोज हो चुके, सबको पता हो गया। अब जो एक्सपोज हो चुका उसको आप और एक्सपोज करके क्या कर लो? देश को कोई फायदा नहीं होने वाला ज्यादा एक्सपोज करने से। अब तो ऐसी व्यवस्था बने कि यहाँ पे कोई इस तरीके का घोटाला, इस तरीके का देशद्रोह की हरकत करने वाला भारत में रहने से 10 बार सोचे। आखिर ये घुसपैठ भारत में क्यों होती? चाइना में क्यों नहीं घुसपैठ ही चले जाते? ये देश विरोधी हरकतें भारत में ही क्यों होती है? यूएस में क्यों नहीं होती? फ्रांस में क्यों नहीं होती? फ्रांस में एक आदमी का गला काटा था, उन्होंने चौराहे चौराहे को कार्टून लगवा दिया। आ जाओ देखो जरा कितने गला काटो। फ्रांस में मैं तो दर्शकों से सबसे कहूंगा, एक बार आप देखिए, गूगल करिए लॉन्गेस्ट सेंटेंस। आदमी की जिंदगी 100 साल होती है, यूएस में आज भी सजा 3-3 हजार साल, 4-4 हजार साल की होती है। वो केवल टेरर पैदा करने के लिए होती है। कोई 3,000 साल जीता नहीं है। मैं आपको लिंक भेजूंगा, अरे भाई देखिएगा। मतलब 5,000 साल की सजा, 6,000 साल की सजा, 8,000 साल की सजा, ऐसे सजा होती है वहां पे। मनी लॉन्ड्रिंग करने पे वहां 600-600 साल की सजा होती है लोग कि मतलब जब तक उसकी सांस नहीं अंतिम चलेगी तब तक जेल से बाहर नहीं आएगा। हालांकि 600 साल जिएगा नहीं, लेकिन उन्होंने फार्मूला बनाया हुआ कि इतना अमाउंट का अगर मनी लॉन्ड्रिंग किया तो इतनी सजा, इतने किया, पूरा कैलकुलेशन है। वो कंप्यूटर अपने आप, जज वहां पे डिसाइड नहीं करते कितने साल सजा होगी, कंप्यूटर डिसाइड करता है इसको कितने साल सजा होगी। न जज डिसाइड कर सकता, न वकील डिसाइड कर सकता। जज केवल इतना कह देगा हाँ ये दोषी है कि निर्दोष है, सजा कितनी होगी वो कंप्यूटर बताएगा। वो फार्मूला उसमें फिट किया हुआ है। हम क्यों नहीं अमेरिका को फार्मूला अडॉप्ट कर लेते? हम अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम क्यों नहीं ले लेते? और तो छोड़ दीजिए, जिस ब्रिटेन में आप बैठे हुए हैं वहां पे, यहाँ पे वो लोग आके उन्होंने 1860 में इंडियन पिनल कोड बना दिया था। अब वो इंडियन पिनल कोड 1860 का वहां लंदन, आपके ब्रिटेन में भी नहीं चलता। उन्होंने उसको अमेंड करके बहुत अच्छा बना लिया। हम वही लेके बैठे हुए 1860 वाला, हम वही 1861 वाला पुलिस एक्ट लेके चल रहे हैं जो वो बना के गए थे यहाँ हुकूमत करने के लिए। हम वही 1872 का एविडेंस एक्ट बना के लेके घूम रहे हैं जो यहाँ आए थे वो हुकूमत करने के लिए जो उन्होंने बनाया था। तो ऐसे नहीं होगा, निंदा करने से, बातें करने से इससे नहीं होगा। अगर हमें देशद्रोही ताकतों को निस्तनाबूद करना है,
खत्म करना जड़ से, जिसे आचार्य चाणक्य कहते थे। छोड़ो, एकदम छोड़ो नहीं, मट्ठा डाल दो उनकी जड़ में, उसका यही तरीका है। हम दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे अच्छे भ्रष्टाचार विरोधी कानून भारत में लागू करें। हम दुनिया में, अगर हमारे वैज्ञानिक 108 मिसाइल एक बार में छोड़ सकते हैं, अब्दुल कलाम साहब ने अग्नि मिसाइल बना दिया, ब्रह्मोस बना दिया, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या क्या काम कर दिया, दुनिया की मतलब सबसे बढ़िया बढ़िया मिसाइलें बना के रख दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने दुनिया की सबसे बढ़िया वैक्सीन बना दिया 7 महीने के अंदर। 7 महीने में कोरोना की वैक्सीन बना दिया हमारे साइंटिस्टों ने। और हम 70 साल में पुलिस रिफॉर्म नहीं कर पाए, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर पाए, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं कर पाए, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं कर पाए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 100% इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो दोष दूसरों को क्यों देना? अरे चोर का काम है चोरी करना, गद्दार का काम है गद्दारी करना, देशद्रोही का काम है देशद्रोह करना। हम उसकी निंदा करने थोड़ी उसको बदल पाएंगे। हमें तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि देशद्रोह करने के बारे में जेएनयू के अंदर कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने के बारे में 50 बार सोचे, ऐसे हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के पहले 100 बार सोचे, ऐसे कानून बनाना पड़ेगा। रोज चल रहा है, सारे निंदा कर रहे हैं सारे। मतलब अभी भी मैं देख रहा हूं, खासतौर पर जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, नेशनलिस्ट कहते हैं, अभी वो इसी मेंटलिटी में चल रहे हैं। वो दिन भर में 10 ट्वीट करके एक्सपोज करने में लगता है उन्होंने पूरा बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे भैया वो काम हो गया, एक्सपोज करना मैं नहीं कह रहा हूं जरूरी नहीं था, बहुत जरूरी था, हो गया। अब रिफॉर्म की जरूरत, अब यहाँ पे हमें दुनिया से बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करने की जरूरत है। सिंगापुर के अच्छे कानून, फ्रांस के अच्छे कानून, यूके लंदन के अच्छे अच्छे जो वहां पे सिस्टम है उसको, जैसे आपने खुद ही बताया, आप बैठे हो यूके में, वहां पे 50 पाउंड चलता है मैक्सिमम। हम कह रहे हैं 50 रुपए नहीं, यहां कम से कम 100 रुपए चलाओ, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करो। तो जब तक हम दुनिया से अच्छी चीजों से नहीं सीखेंगे, तब तक केवल बातें करने से न यहाँ पे देशद्रोह कम होगा, न यहाँ अलगाववाद कम होगा, न आतंकवाद कम होगा, न नक्सलवाद कम होगा, न माओवाद कम होगा। आप इस देश से कालाधन भ्रष्टाचार खत्म करिए, नक्सलवाद 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ, क्योंकि सारे नक्सलियों की फंडिंग ब्लैक मनी से होती, हवाला के जरिए। आप यहां से हवाला कारोबार खत्म करिए, कैश ट्रांजैक्शन पे रोक लगाइए, माओवाद अपने आप खत्म हो जाए, कश्मीर की पत्थरबाजी अपने आप बंद हो जाएगी। कश्मीर के आप 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए और कानून बना दीजिए कि जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिले उसको आजीवन कारावास दूंगा। कश्मीर के सारे अलगाववादी रातों रात कश्मीर छोड़ के भाग जाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर के अलगाववादी, चाहे वो मीर वाइज हो, चाहे वो गिलानी हो, चाहे वो यासिन मलिक हो, कोई 100 करोड़ का मालिक है, कोई 200 करोड़ का मालिक हो, कोई 300 करोड़ का मालिक। आप 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, अब्दुल्ला परिवार, मैं कह रहा हूं 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ के भाग जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी है अब्दुल्ला परिवार। आप केवल कानून बनाइए, जिसके पास आय से अधिक संपत्ति होगी उसको आजीवन कारावास होगा और 100% प्रॉपर्टी सीज होगी। ये गांधी परिवार 24 घंटे के अंदर भारत छोड़, जिस दिन कानून बना 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ के भाग जाएगा। तो ये जितनी भी देशद्रोही हरकतें हो रही हैं, चाहे वो किसान आंदोलन चल रहा हो, फर्जी आंदोलन चल रहे हैं, फर्जी लेख चल रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, इसका सब कुछ भी फ्री में नहीं हो रहा है, सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। कुछ भी, कोई एक भी देश विरोधी एक्टिविटी मुफ्त में नहीं हो रही है, कोई एक भी देशद्रोही भारत विरोधी एक्टिविटी फ्री में नहीं हो रही है, सब कुछ पैसे से हो रही है, सबकी फंडिंग कैश में हो रही है, सबकी फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है, सबकी फंडिंग काला धन से हो रही है। तो जब तक वो कहते नहीं है आप नाक दबा दो मुंह अपने आप खुल जाएगा, हमें नाक दबाने की जरूरत है। नाक दबाएंगे मुंह खुलेगा। हमने ब्लैक मनी खत्म किया, हमने हवाला खत्म किया, हमने करप्शन खत्म किया, ये जितनी चीजें अपने आप बाहर हो जाएंगी। और जब ये बाहर हो जाएगी फिर आप एनआरसी लागू कर लो, एनआरसी लागू करिए, कोई विरोध करने वाला नहीं, कोई धरना प्रदर्शन करने वाला नहीं, सारे छोड़ के भाग जाएंगे यहां से। क्योंकि जितने नेता हैं, जो घुसपैठियों के नेता हैं, जब वही नहीं रहेंगे तो घुसपैठी तो अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। हमारे पास तो घुसपैठ विरोधी कानून भी नहीं है ना, बड़ी दिक्कत तो ये है। दुनिया के कई देशों में, जर्मनी का मॉडल मैंने देखा, जर्मनी का कानून मैंने पढ़ा, अगर आप वहां अवैध रूप से अगर आ गए, जर्मनी में बस गए, 20 साल की सजा होती है। हमारे ऐसा कोई कानून ही नहीं है। हमने तो भारत को धर्मशाला बना रखा है।
अब घुसपैठ विरोधी कानून घुसपैठियों के समर्थक तो नहीं बनाएंगे, घुसपैठ विरोधी कानून ममता बनर्जी या राहुल गांधी तो नहीं बनाएंगे, घुसपैठ विरोधी कानून हमें ही बनाना पड़ेगा। आज तक उसका एक ड्राफ्ट भी नहीं बना हुआ। अगर हमने एक कानून बना दिया आरिफ भाई कि भाई जैसे जर्मनी में जो यहां पे घुसपैठिया पाया गया उसकी सारा जोरा झंडी, उसका गैस सिलेंडर, उसका कुकर, ये वो जो कुछ है सब सीज करके और 50 साल के लिए हम जेल में डाल देंगे। आप बताओ कोई यहां रहेगा? एक भी नहीं रहेगा, ना एक रोहिंग्या रहेगा, ना एक बांग्लादेशी रहेगा। उसी कानून में एक प्रोविजन और डाल दिया कि जो घुसपैठियों का समर्थन करेगा उसको भी 20 साल की सजा होगी। क्या मजाल की कोई घुसपैठियों को आधार बना के दे? क्या मजाल की कोई घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाए? क्या मजाल की कोई घुसपैठियों को वोटर आईडी बना के दे? चूंकि कानून घटिया है, सारी समस्याओं का जड़ घटिया कानून। हम दुनिया डेवलप कंट्रीज से इतनी अच्छी चीजें लेते हैं, पैसा दे के लेते हैं, लेकिन मुफ्त में उनके अच्छे अच्छे कानूनों को नहीं लागू करते। भाई भारत में आप जरा सोचिए, कम से कम 1000 रिटायर्ड जज हैं घर में बैठे हुए। रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं? घर में बैठे योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। एक बार अगर ऊपर से कॉल आ जाए, भाई जितने भी रिटायर्ड जज हैं अगर वो अपनी फ्री सेवा देना चाहते हैं कृपया 1 साल के लिए आ जाए। मैं कह रहा हूं 1000 में से 500 तो अपने आप आ जाएंगे। उनको आप रहने के लिए दिल्ली में जगह दे दो और उनके लिए व्यवस्था कर दो खान पान का। उनको केवल यही काम दे दो कि जितने भी रिटायर्ड आईएएस हैं, जितने भी रिटायर्ड आईपीएस हैं, जितने रिटायर्ड जजेज हैं, जितने रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, आपको जी 2 साल 3 साल तक कोई काम नहीं करना। उनकी छोटी छोटी टोली बना दीजिए, 10-10 लोगों की, 15-15 कमेटी बना दीजिए। भैया आप लोग जरा एग्जामिन करो और दुनिया के अच्छे अच्छे कानूनों को एग्जामिन करके ड्राफ्ट बनाओ, हम पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। इस भारत के लोग इतने राष्ट्रवादी हैं, इतने देशभक्त हैं, वो खुशी खुशी, इवन आप उनको अगर आप रहने के लिए कमरा भी नहीं दोगे, वो दिल्ली में आके किराए पर रह लेंगे अगर कहीं बाहर के होंगे, लेकिन आपको कानून बना के दे देंगे। भारत में कम से कम 2000 ला के कॉलेजेस चल रहे हैं। आप हर ला कॉलेज को एक ड्यूटी दे दो, हर ला कॉलेज 1 साल में एक कानून को रिव्यू करके देगा, वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। वहां पे 1 ला कॉलेज में कम से कम 5 साल का कोर्स होता है, 500 लड़के होते हैं, वो 500 बच्चों को अच्छा खासा काम मिल जाएगा। उनकी भी जो है उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो दुनिया भर के एग्जामिन करेंगे और आपको कानून बना के देंगे। तो सरकार को बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, एक केवल लोगों को जो उनकी पोटेंशियल है, जो उनकी, हमसे ही कह दो। हमारे जैसे भारत में ऐसा नहीं अश्विनी उपाध्याय इकलौते हैं, हमारे जैसे आपको हर जिले में एक आदमी मिल जाएगा। आप एक बार कॉल दीजिए भैया जो लोग जुडिशियल रिफॉर्म में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, अपना अपना नाम पता इस नंबर पे भेजें, लाइन लग जाएगी। इतने लोग आ जाएंगे कि मतलब आपका काम देना मुश्किल हो जाएगा। आप एक कॉल दे दीजिए कि भाई जो लोग पुलिस रिफॉर्म में अपना कंट्रीब्यूशन करने चाहते हैं कृपया इस नंबर पर भेजें। लोग फ्री में काम करने के लिए तैयार, लोग इलेक्शन रिफॉर्म पे अपने सजेशन और बाकायदा कंट्रीब्यूशन करने के लिए फ्री में तैयार। जरूरत है उनको यूटिलाइज करना। इस देश में इतना पोटेंशियल है। अब टाइम आ चुका है कि लोक लुभावन चीजें तो चलनी चाहिए। इलेक्शन जीतना होता है तो उसमें लोक लुभावन चीजें जरूरी है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि मुफ्तखोरी के साथ साथ अब जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, जो रिफॉर्म के काम है, जो वास्तव में देश की जो अंदर की कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए अब रिफॉर्म की जरूरत है। और जब तक ये रिफॉर्म नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, जब तक ये एंटी करप्शन कानून हमारे अच्छे अच्छे नहीं बनेंगे, तब तक ना आपका एनआरसी यहां सक्सेसफुल हो पाएगा, ना आपका घुसपैठी यहां से जा पाएंगे, ना आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून यहां सफल हो पाएगा। और हर चीज पे कृषि कानून इतना बढ़िया बना, लेकिन उसमें बिचौलियों के दलाल आके यहां बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर। अभी सरकार आज एक निर्णय ले ले कि 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी आधार से लिंक होनी है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं जितने टिकैत बकैत यहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़ के भाग जाएंगे, सोचेंगे चलो यार पहले अपनी प्रॉपर्टी लिंक करवा लूं, और वो जाके अपना उसका गोलमाल कैसे करना उसके बारे में लग जाएंगे, जो नेता बन के घूम रहे। माना कि जब हम इलेक्शन रिफॉर्म करेंगे, पुलिस रिफॉर्म करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन पे रोक लगाएंगे, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करेंगे, तो ठीक है, 10, 20, 100, 50, 200, 400 ऐसे लोग भी जाएंगे जो बीजेपी के समर्थन करते हैं। लेकिन जहां हमें इतना बड़ा काम करना है, जहां देश की बात है, जहां देश को बचाने की बात है,
जहां देशद्रोहियों को सफाया करने की बात है, घुसपैठियों का सफाया करने की बात है, तो अगर 100 200 500 जा रहे हैं तो जाए। अगर उन्होंने गलत काम किया तो उनको जेल जाना चाहिए, भले वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई। अगर हमारे 10 मुर्गे मारने से सामने के अगर 100 बाज मर जाए, तो फिर तो वही डिसीजन लेना चाहिए बाज मारने वाला। सामने के 100 बाज मर जाए, अगर उसमें हमारे 10 मुर्गे मर रहे हैं तो मरे। अगर हम कठोर कानून बनाने से हम 1000 डकैत भारत से भगा सकते हैं बाहर, तो ठीक है, 100 200 चोर इधर से भी जाएंगे जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपनों को बचाने के चक्कर में हम पूरे देश को बंटाधार कर दें, ये ठीक नहीं। अश्विनी जी, आपने सारे मसाइल की जड़ बता दी, आपने हल भी बताए। अब आखिर में मेरा आपसे सवाल यह है कि ये सरकार तो जनता की सरकार है। ये तो पहली बार भारत में एक सरकार आई है कि जनता, मेजोरिटी ऑफ पीपल कहते हैं कि ये हमारी सरकार है, हम इनको लेके आए हैं तब्दीली के लिए। तो क्या ये सरकार, ये जो आप कड़े कानून हैं, कड़े कड़े फैसले हैं, क्या आप देख रहे हैं कि ये सरकार लेगी? हमें माननीय प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, उनके इंटेंशन पे, उनके मोटिव पे पूरा भरोसा है। वो इस देश को हर तरीके से समृद्ध बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। और जब एक जिस तरीके की मैंने आपसे चर्चा किया इन बातों में, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि अब राष्ट्रवादियों को ये पोल खोल अभियान छोड़ देना चाहिए, अब कंस्ट्रक्टिव वर्क पे आ जाना चाहिए। अब अगर उनको ट्विटर ट्रेंड कराना है तो उनको पुलिस रिफॉर्म पे ट्रेंड कराना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म पे ट्विटर ट्रेंड कराए, इलेक्शन रिफॉर्म पे ट्विटर ट्रेंड कराए। और रोज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी और क्या ममता बनर्जी और शरद पवार, इनके खिलाफ ट्विटर पे सब करके क्या क्या फर्क पड़ने वाला भाई। अगर आपको लग रहा है कि बंगाल में हिंसा हो रही है और बंगाल में पुलिस मूक दर्शक है, तो क्यों है? उसका कारण है 1861 का पुलिस एक्ट। आप उसको बदलिए, ममता बनर्जी कुछ भी कहती रहे, पुलिस अपना काम शुरू कर देगी। अगर बंगाल में इतनी हिंसा के बाद भी किसी को सजा नहीं हुई, वहां हिंसा आज से नहीं हो रही है, जब वहां पे कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी तब से हिंसा हो रही है। तो जब कम्युनिस्टों ने ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को मारा, उनको सजा नहीं हुई। टीएमसी के सपोर्टर बीजेपी को मारे हैं, उनको भी सजा नहीं हो रही है। तो ये तो हिंसा चलती रहेगी ना। तो अब हमें इसमें रूट काज पे जाना चाहिए। इसका रूट काज क्या है? हमने जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया, घटिया कानून चल रहे, 1850, 1860, 1861 कानून चल रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की आप निंदा कितना भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिंसा नहीं रुकेगी। हिंसा तब रुकेगी जब आप पुलिस रिफॉर्म करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म करेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म। अभी कल कल परसों बिहार में हो गया, दलितों का घर जला दिया गया, फिर ट्विटर ट्रेंड शुरू हो गया, वीडियो ट्वीट किए जा रहे हैं, वीडियो फेसबुक पर डाल। अरे भैया, वो जो घर जलाए जा रहे हैं, चाहे वो बंगाल में जलाए जा रहे हैं या बिहार में जलाए, उसका रूट काज क्या है, वो सोच क्या है? आप उस सोच को खत्म करने के बारे में नहीं सोच रहे। वो सोच है मदरसे की पढ़ाई, वो सोच है वो जाहिलपन जो मदरसे से आ रहा है। तो आप यूनिफॉर्म एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं सोचते? वो सोच है कि पुलिस अगर वहां चुपचाप बैठी है, तो आप पुलिस रिफॉर्म के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर जिन्होंने घर जलाया उनको सजा नहीं मिल रही है, तो जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में क्यों नहीं सोचते? हमें अब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस देश में, कि जो ईमानदार हो उसको कोई दिक्कत ना आए, जो बदमाशी करे वो छूटने ना पाए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। नहीं तो वो छोटा ओवैसी तो 10 साल पहले कह के बैठा हुआ है कि 15 मिनट के अंदर पूरा हिंदुस्तान को हम हिंदुओं से मुक्त कर देंगे। आज तक कुछ हुआ क्या? अगर उसी समय उस छोटे ओवैसी को कुछ हो जाता, 10 साल 20 साल 40 साल सजा हो जाती, तो दूसरों किसी की हिम्मत पड़ती क्या? अगर जो वामपंथियों ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा था, अगर उनको सजा मिल जाती, तो वहां पे आसपास अगर हर हर गांव से 2-4 को सजा हो गई होती, तो टीएमसी के जो कार्यकर्ता अभी हिंसा कर रहे हैं, उनके भी मन में खौफ होता। तो हमने अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब बहुत हो गया। अब टाइम आ गया है इलेक्शन रिफॉर्म की, अब टाइम आ गया एजुकेशन रिफॉर्म की, अब टाइम आ गया वन नेशन वन एजुकेशन, अब टाइम आ गया घुसपैठ नियंत्रण कठोर कानून बनाने का। हमने कानून ही नहीं बनाया, वो घटिया कानून चल रहा है, जो आधे लोगों को पता भी नहीं है कि घुसपैठ के खिलाफ कोई कानून भी है भारत में। इसलिए तो आ रहे हैं। आप अमेरिका में चला जाके दिखाइए एक आदमी, भाई
जैसे हमारा बॉर्डर वैसे अमेरिका का बॉर्डर, वैसे जर्मनी का बॉर्डर, वैसे बाकी देशों का, सिंगापुर का बॉर्डर। ये हमारे भारत में क्यों लोग घुसते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं घुस जाते? हमें अब उनपे जो रूट कॉजेज है उनपे जाने की जरूरत है, परमानेंट सोल्यूशन करने की जरूरत है। नहीं टाइम हाथ से एकदम ने कहते बालू की तरीके निकल रहा है, टाइम बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, और सरकार बनाने के 7 साल के बाद अब दोष देने का कोई मतलब नहीं। अब तो अब तो हमें यह सोचना चाहिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी हजारों करोड़ के काला धन और बेनामी संपत्ति के बावजूद बाहर बैठे कैसे? वो जेल में गए क्यों नहीं? अगर वाड्रा आज भी बाहर बैठा है तो ये हमें चिंता करने की, अब हमें वाड्रा का कार्टून बना के और वाड्रा के मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। अब तो हमें यह सोचना है कि वाड्रा बाहर है कैसे? अगस्ता के केस के बावजूद, लेन देन के बावजूद सोनिया बाहर है कैसे? ये राहुल गांधी अंदर क्यों नहीं जा रहा जिसके पास आय से कम 10,000 गुना ज्यादा संपत्ति? थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी, आपका बड़ा धन्यवाद। आपने ये जो खुली खुली बातें की हैं, होपफुली सरकार इन चीज़ों की तरफ ऑफ कोर्स तवज्जो दे रही होगी और हम एक तब्दीली देखेंगे इसी टेन्योर में सरकार के। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम सर, थैंक यू। अजीज दोस्तों, आपने देखा अश्विनी जी ने आज हमारे साथ एनआरसी के ऊपर और करप्शन के ऊपर चीज़ों को बताया। आप सबका बहुत ही धन्यवाद जुड़ने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।